क्लास स्टार्ट किया जाए या और किसी को आना है? क्रिच रूल तो ऐसे ही आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, है ना? आज हम एक मूवी देख रहे थे, हे बेबी। देखे हैं आप लोग? जस्ट वो क्या था उसमें, आई हेट किड्स। है ना? क्रिच रूल से अचानक वो याद आ गया हमको, आई हेट किड्स। आप लोग में से कोई ऐसा नहीं है ना आई हेट किड्स वाले? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट्स शेयर द स्क्रीन। कोई बात नहीं यार, बोरिंग है तो क्या दिक्कत है, आराम से मजा लेके पढ़िए। माइंस क्रिच रूल 1966 पार्ट है ये, पढ़ना तो होगा। चलिए, क्रिच रूल हम लोग देख रहे थे। माइंस क्रिच रूल, क्रिच, इट्स माय फर्स्ट टाइम टू स्टडी अबाउट क्रिच रूल। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्था, ये हम लोग का जस्ट सेकंड लेक्चर है और कल जो हम लोग पढ़े उसको हम 2 मिनट में एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं ताकि न्यू स्टूडेंट जो भी आए उनको दिक्कत ना हो। और फिर हम लोग सेकंड लेक्चर अपना प्रोसीड करेंगे। और पहले ही बता दें कि इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग में लोड नहीं लेना है क्रिच रूल, क्योंकि क्रिच रूल से क्वेश्चन आने का चांसेस मात्र 1% है कि इससे कोई क्वेश्चन आएगा। और अगर इन केस आता भी है तो एक या बहुत मुश्किल से 2 आएगा। लेकिन ये 1-2 मार्क्स जो है यही डिफरेंस बनाता है सिलेक्शन में और सिलेक्शन नहीं होने में। इसी कारण हमारा मोटिव है कि जो चीज से क्वेश्चन आता है वो आप लोग को कवर कराना है, चाहे 1 नंबर का हो या 2 नंबर का हो। तो चलिए, ज्यादा मोटिवेट नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग भी बोलिए कि सिर्फ डीलिंग देते हैं सर आके, खाली मोटिवेट करते हैं। पढ़ाई लिखाई 22.5 और करेंगे खाली मोटिवेट, है ना? चलिए देखिए, अब कल हम लोग क्या पढ़े थे, यानी लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़े थे। कल हम लोग जस्ट इंट्रो लिए थे माइंस क्रिच रूल का और थोड़ा बहुत हम लोग इसका रूल भी पढ़े थे। तो इंट्रो में हम लोग क्या पढ़े थे माइंस क्रिच रूल के बारे में? हम लोग देखे थे कि माइन, ओ ये बच्चा फिर परेशान हो गया। चलिए इनको हम बाद में हैंडल करते हैं, इनका ज्वाइन नहीं हो रहा। माइंस क्रिच रूल के बारे में देखे थे कि 1 अप्रैल 1966 को माइंस क्रिच रूल आया था। और माइंस क्रिच रूल हर वो जगह पे अप्लाई होगा जहां जहां माइंस एक्ट अप्लाई होता है। तो माइंस एक्ट हर एक माइंस में अप्लाई होगा, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि माइंस क्रिच रूल भी हर एक माइंस में अप्लाई होगा। हर एक माइंस में माइंस क्रिच रूल भी अप्लाई किया जाएगा। अब माइंस क्रिच रूल होता क्या है बेसिकली ये समझ जाइए। तो माइंस क्रिच रूल माइंस में एक महिला के लिए बनाया जाता है, मतलब कि जहां पे फीमेल इंप्लॉयड है, महिला अगर कहीं माइंस में इंप्लॉयड है और उस महिला का 6 साल से कम का यदि कोई बच्चा है, आइदर मेल और फीमेल, तो इसके इस बच्चे के एकोमोडेशन के लिए, यानी कि इस बच्चे के रख रखाव के लिए एक घर बनाया जाता है, एक रूम बनाया जाता है। उसी रूम को हम लोग कह रहे थे कल क्रीच, है ना? और इस रूम में जो प्रोविजन फॉलो किया जाता है कि ये रूम कैसे बनेगा, इस रूम में क्या क्या व्यवस्था रहेगा, मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड सारा चीज प्रोविजन, तो इसी रूल को हम लोग जस्ट बोल दिए क्रिच रूल। समझ में आ गया आप लोग को? बस याद रखिएगा कि 6 साल से कम के बच्चों के लिए क्रिच बनाया जाता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं क्रिच रूल 1966 में। 1 अप्रैल 1966 को ये पब्लिश किया गया था और ये हर एक माइंस में अप्लाई होगा जहां पे माइंस एक्ट 1952 एप्लीकेबल होता है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नए बच्चे पुराने बच्चे जितने हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। उसके बाद छोटा छोटा चीज हम लोग पढ़े थे, और एक अच्छा चीज और इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये पढ़े थे कि अगर एक माइंस में अभी प्रेजेंट में कोई फीमेल नहीं है, मान के चलिए अभी प्रेजेंट में किसी एक माइंस में कोई महिला नहीं है, तो क्या उस माइंस का मैनेजमेंट ये कह सकता है कि हम क्रिच नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी फीमेल एम्प्लॉयड नहीं है? ऐसा नहीं कह सकता है, क्योंकि एज पर क्रिच रूल 1966 यदि किसी एक माइंस में पिछला 12 महीना में, ठीक है, प्रीसीडिंग 12 मंथ में अगर एक दिन भी, प्रीसीडिंग 12 मंथ में उस माइंस में अगर एक दिन भी अगर कोई महिला इंप्लॉयड थी, एक दिन भी अगर कोई महिला इंप्लॉयड थी, तो वहां पे उस माइंस के मैनेजमेंट को क्रिच बनाना होगा फॉर अकॉर्डिंग टू क्रिच रूल। किसके लिए? 6 साल से कम बच्चे के लिए। ठीक है, इतना हम लोग कल पढ़े थे, ये जस्ट बेसिक है। पार्था और शिवेंद्र जितने भी बच्चे आज नए ऐड हुए हैं, डोंट वरी अबाउट कि हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, जस्ट हम लोग कल इसको स्टार्ट किए थे। यहां तक तो आप लोग को भी क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो वाई वाई करके मैसेज कर दीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ गए सब? सो गए क्या? इतना बोरिंग है क्रिच रूल? चलिए शिवेंद्र का मैसेज आया,
ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या देखे थे सर, इसके बाद और एक चीज देखे थे कि यहाँ पे फिर आता है किसका, वाई 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 वाई, चलिए सबका वाई आ गया। यहाँ पे अब आते हैं, हीरो बन गए कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी अगर चाहे, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी चाहे तो वो एक टेम्पररी क्रिच भी बनवा सकते हैं। टेम्पररी क्रिच भी बनवा सकते हैं मतलब कि एक टेम्पररी रूम, 2 बांस गाड़ दिए, ऊपर प्लास्टिक बिछा दिए, बन गया एक टेम्पररी रूम। इसमें आप आराम से अपना 6 साल से कम का बच्चा को रखिए, ऐसा वो बना सकते हैं। अगर लेबर से रिलेटेड, ब्रिक से, ईंटा पत्थर से रिलेटेड वहां पे कमी है, या फिर ऐसा सुनिश्चित किया जा सकता है कि टेम्पररी क्रिच से भी काम यहाँ पे चलाया जा सकता है। बस इसमें आपको इतना ही जानना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। अगर एक्स्ट्रा जानना है तो ये एक सब रूल जान लीजिए कि अगर कंपिटेंट ऑथोरिटी सेटिस्फाइड है तो वो सामने वाले माइंस के, यानी कि जो नेबर माइंस है, आपके जो पड़ोसी माइंस हैं, उसके ओनर और एजेंट को ये बोल सकते हैं कि आप लोग दोनों माइंस मिला के एक ही क्रिच बना लीजिए, मतलब कि एक कंबाइन क्रिच, एक कंबाइन रूम। इसमें क्या होगा कि अगर 2 माइंस है, इधर एक माइंस, माइंस ए, और इधर माइंस दूसरा माइंस बी, ये दोनों माइंस में जो जो फीमेल एम्प्लॉयड है इनका बच्चा एक ही रूम में रहेगा, एक ही क्रिच यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ऐसा कंपिटेंट ऑथोरिटी परमिट कर सकते हैं ओनर और एजेंट को कि आप लोग अगर चाहें तो एक ज्वाइंट सिंगल क्रिच ही बना सकते हैं। बहुत बड़ी इसमें कोई बात नहीं है, दिमाग में सबका घुस गया होगा, है ना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कल का रिवीजन हो गया, बहुत डीपली रिवीजन कर लिए हम लोग, इससे ज्यादा आपको इधर अब कुछ नहीं जानना है। अब सीधा हम लोग आ जाते हैं रूल नंबर 4 में। अब सीधा हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि अनवांटेड कुछ पढ़ने से बहुत ज्यादा फायदा आप लोग का होने वाला है नहीं। ठीक है, देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर क्रिच। क्रिच का जो रूम बनाएंगे उसका स्टैंडर्ड क्या है। इस स्टैंडर्ड से रिलेटेड हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। फर्स्ट एड रूम का स्टैंडर्ड हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। हम लोग शेल्टर का स्टैंडर्ड पढ़े हैं, हम लोग कैंटीन का स्टैंडर्ड पढ़े हैं, हम लोग लेटरिन का स्टैंडर्ड पढ़े हैं। तो हम लोग को क्रिच का भी स्टैंडर्ड पढ़ना होगा कि क्रिच हम लोग किस स्टैंडर्ड का बनाएंगे, कौन अप्रूव करेगा, कितना हाइट का उसका हम लोग दीवार रखेंगे, कितना चौड़ा दीवार रखेंगे, ये सारा प्रोविजन हम लोग को एज पर रूल नंबर 4 फॉलो करना है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए क्या कह रहा है ये, देयर शैल बी 4 टाइप ऑफ क्रिच अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड। माइंस में कितना महिला एम्प्लॉयड है इसके बेसिस पे 4 टाइप का आपका क्रिच बनेगा। अब कैसे कैसे इसको क्लासिफाई करना है ये हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन वो 4 टाइप कौन कौन सा होगा, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। और ये क्लासिफाई कैसे होगा सर, तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड, कि किस माइंस में कितना नंबर ऑफ वुमेन, कितना नंबर ऑफ महिला एम्प्लॉयड है, इसको देखते हुए 4 कैटेगरी में हम लोग क्रिच के रूम को बांटते हैं, टाइप ए, टाइप डी, टाइप सी, टाइप डी। तो यहां से एक क्वेश्चन भी आ सकता है, कितने टाइप में रिक्लासिफाई किया जाता है सर, तो 4 टाइप में। क्लियर, यहां तक क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अभी तक। आगे बढ़े, अभी तो ज्यादा कुछ पढ़े भी नहीं है हम लोग वैसे, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए आगे है द प्लिंथ एरिया। अब प्लिंथ एरिया क्या होता है भाई, ऐसा ऐसा वर्ड आ जाता है ना। हाँ, देखिए प्लिंथ एरिया मतलब क्या होता है बताते हैं आपको। द प्लिंथ एरिया ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीच एंड द टाइप ऑफ क्रीच विच शैल बी प्रोवाइडेड शैल बी एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। देखिए यहाँ पे भी शेड्यूल आ गया आपका, यहाँ पे भी आपका शेड्यूल आ गया। प्लिंथ मतलब आप नॉर्मली समझिए कॉरिडोर, कॉरिडोर तो समझते होंगे ना, कॉरिडोर जहां पे ये बनेगा वहां का बरंडा, वरंडा मतलब समझते हैं बालकोनी, बालकोनी समझते हैं, इसी को बोला जाता है प्लिंथ एरिया। ठीक है, इसी को बोला जाता है प्लिंथ एरिया। तो क्रिच का जो भी एरिया रहेगा, प्लिंथ एरिया रहेगा, वो एज पर शेड्यूल 1 बनाया जाएगा। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्रिच रूल का शेड्यूल 1, क्रिच रूल का शेड्यूल 1 के हिसाब से हम लोग क्या बनाते हैं, तो बनाते हैं हम लोग एरिया ऑफ किसका, सॉरी प्लिंथ एरिया, यानी कि बरंडा बोल सकते हैं, बालकोनी वाला एरिया, कॉरिडोर मतलब बाहर का जो एरिया है क्रिच का, वो हम लोग एज पर शेड्यूल 1 बनाते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ क्रिच या फिर plinth area of different type of creech shall be made according to schedule 1 of Mines Creech Rule 1966। किसी को कोई दिक्कत इस स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत है, अगर है तो वाई लिख सकते हैं, नहीं है तो नो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब ये सब रूल क्या कहता है, सब रूल 3,
सब रूल 3 कहता है एवरी क्रीच सेल कंफर्म द फॉलोइंग स्टैंडर्ड। अब यहां पे आपको वो स्टैंडर्ड बताया जाएगा कि किस स्टैंडर्ड का आपका क्रीच होना चाहिए। पहला पॉइंट, इट सेल बी कंटेंट इन वन बिल्डिंग। अब देखिए ये क्या कह रहा है, वन बिल्डिंग का मतलब आपको कैसे बनाना है। अगर क्रीच से रिलेटेड आप मान के चलिए 5 रूम बना रहे हैं, पांचों रूम आपका सेम बिल्डिंग में होना चाहिए। ये नहीं कि एक बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में इधर एक रूम बना दिए, फिर इस बिल्डिंग में इधर एक रूम बना दिए और इस बिल्डिंग में इधर एक रूम बना दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना भी क्रीच से रिलेटेड आप रूल बनाइएगा, सॉरी रूल नहीं, रूम बनाइएगा, वो आपका एक ही बिल्डिंग में होना चाहिए। और क्या आप किसका बना दीजिएगा, बालू पत्थर का? नहीं, आपको क्या करना है, ब्रिक यानी ईटा। ब्रिक मतलब ईटा का वो बना होना चाहिए। मोटार यूज होना चाहिए। एडिक्वेटली लाइटेड मतलब कि उसमें हमेशा लाइट प्रोवाइड रहना चाहिए। प्रॉपरली वेंटिलेटेड, लाइट नहीं रहेगा तो बच्चे डर जाएंगे ना, 6 साल से कम बच्चे भूत आ गया डर गए, है ना। तो इससे बचाने के लिए क्या करना है, उनको लाइट दे के रखना है। प्रॉपरली वेंटिलेटेड वो चीज रहना चाहिए। वेंटिलेशन सिर्फ माइंस में ही नहीं देना है, क्रीच रूल के रूम में भी देना है। उसके बाद अफोर्डिंग इफेक्टिव प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ वेदर। अब पता चला रूम तो बना दिए लेकिन ऊपर आप क्या किए हैं, छज्जा को अच्छे से उसका ढाले नहीं है, छज्जा अच्छा से नहीं बनाया, जिसके कारण बारिश हुआ, बारिश चल गया, बेबी के या बच्चे के आंख में मुंह में, उनका तबियत खराब हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वेदर से इफेक्टिव प्रोटेक्शन यानी धूप से, बरसात से, ठंड से इफेक्टिव प्रोटेक्शन रहना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन with the previous permission in writing of competent authority it may be built of any other material which the said authority may approve। पूरा का पूरा गेम ही खराब हो गया भाई, इतना फॉर्म में पढ़ा रहे थे हम। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, लेकिन यहां तक हम लोग जो देख लिए कि प्रॉपर स्ट्रिक्टली आपको ईंटा से बनाना है, सब चीज अच्छे से मेंटेन करना है, लेकिन कंपिटेंट ऑथोरिटी का अगर परमिशन हो, कंपिटेंट ऑथोरिटी का परमिशन से ऊपर जो भी चीज हम लोग पढ़े कि ईंटा का बनाना है, प्रॉपरली लाइटेड वेंटिलेटेड रखना है, लाइटेड और वेंटिलेटेड तो आपको हर केस में रखना है, लेकिन जो मटेरियल से आप बना रहे हैं वो ब्रिक को छोड़ के अगर किसी और मटेरियल से आपको बनाना है तो आपको कंपिटेंट ऑथोरिटी का परमिशन लेना होगा। कंपिटेंट ऑथोरिटी अगर आपको परमिट कर दिए कि ठीक है, आपको अगर ईंटा बालू महंगा पड़ रहा है तो आप किसी सस्ते चीज से बना दीजिए, एक टेम्पररी आप क्या कीजिए, क्रीच रूल के अकॉर्डिंग एक रूम बना दीजिए। ठीक है, तो ऐसे तो है कि आपको ईंटा से ही बनाना है, लेकिन अगर इससे नहीं बना पा रहे हैं किसी कमी से या फिर किसी वजह से, तो कंपिटेंट ऑथोरिटी के परमिशन से आप इसमें छूट पा सकते हैं। वो जैसा अप्रूव करें उस हिसाब से आप बना सकते हैं। क्लियर है ना यहां तक? यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेट्स मूव आगे। अब चलिए, इट शैल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अ सुटेबल साइट सेलेक्टेड बाय द माइन मैनेजमेंट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट ऑथोरिटी। देखिए यहां से दो क्वेश्चन बन रहा है कि साइट मतलब किस जगह पे वो रूम बनाया जाएगा, वो जगह, ये जो प्लेस है, ये जो जमीन है, ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा माइन मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, और वो माइन मैनेजमेंट कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो वो प्रीवियस अप्रूवल लेंगे पहले कंपिटेंट ऑथोरिटी से। कंपिटेंट ऑथोरिटी से परमिशन लेके, अप्रूवल लेके एक जगह सेलेक्ट किया जाएगा, और वो जगह सेलेक्ट किया जाएगा माइन मैनेजमेंट के द्वारा। जैसे माइंस का कोई सा भी ऊपर जगह सेलेक्ट कर लिए और उस जगह से रिलेटेड जो है अप्रूवल आप कंपिटेंट ऑथोरिटी से ले लिए, कंपिटेंट ऑथोरिटी से ले लिए और वहां पे आप क्रीच बना दिए। अगर आपके पास प्रॉपर सब चीज का व्यवस्था है तो ब्रिक से बना दिए, ईटा बालू से बना दिए। अगर व्यवस्था नहीं है तो फिर से कंपिटेंट ऑथोरिटी का परमिशन लेके इसमें छूट पाके किसी कच्चा चीज से बना दिए, है ना, मिट्टी का ईंट से बना दिए। समझ में आया? दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, आगे बढ़ा जाए। द फ्लोरिंग शैल बी ऑफ सीमेंट। फ्लोरिंग का मतलब, रूफ का मतलब होता है ऊपर और फ्लोर का मतलब होता है नीचे, फर्श। जो फर्श होगा वो प्रॉपरली सीमेंट होना चाहिए, मतलब सीमेंटेड होना चाहिए। एंड द सीलिंग शैल नॉट बी लेस देन 4 मीटर हाई फ्रॉम द फ्लोर। और जो सीलिंग होगा, जो सीलिंग होगा यानी ऊपर का जो ऐसे फ्लोर होगा, रूम बना, देखिए मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, जो पहले से बच्चे अवेलेबल है उनको पता होगा। ये आपका रूफ है और ये मान के चलिए ये फ्लोर है, ये आपका फ्लोर है। तो यहां से यहां तक का जो हाइट होगा वो आपका कितना होगा, 4 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 4 मीटर। एकदम छोटा सा नहीं बना देना है ना, 4 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर? और जो ये फ्लोरिंग किया जाएगा वो सीमेंटेड होना चाहिए।
सीमेंटेड फ्लोर होना चाहिए और रूफ से जो फ्लोर का डिस्टेंस है वो मिनिमम आपको 4 मीटर रखना है, 4 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। द वुड वर्क सेल बी पेंटेड और वर्निश्ड वंस इन एवरी 3 ईयर। और उस रूम में जो भी वुड वर्क यानी कारपेंट्री का जो भी काम है, वुड का अगर कोई भी स्ट्रक्चर है उसको पेंट किया जाएगा हर एक 3 साल में। आपको कुछ कुछ फ्लैशबैक आ रहा होगा कि 3 साल में हम कुछ और भी पेंट करते थे जो वुड का रहता था। याद आया? कैंटीन, कैंटीन याद आ रहा है माइंस रूल का, या खा गए सब कोई आप लोग? माइंस रूल 1955, कैंटीन, पैसेज 1 साल में, और स्टील स्ट्रक्चर, सॉरी स्टील स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, वुड स्ट्रक्चर 3 साल में, और अंदर का रूम, रूम का दीवार 4 मंथ में। याद आ रहा है कुछ? शिवेंद्र, पार्था, उत्तम, राय, याद आ रहा है कुछ कि सब खा गए? क्रिच रूल और रेस्क्यू रूल पढ़ते पढ़ते पता चला माइंस रूल खा गए आप लोग। इतना तक समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किचन 4 मंथ, हाँ किचन 4 मंथ में पेंट होता था, किचन का दीवार। पैसेज उसका जो रास्ता था 1 साल में, और वुड स्ट्रक्चर 3 साल में। इट शैल बी मेंटेन्ड इन अ क्लीन एंड सैनिटरी कंडीशन। जो रूम रहेगा बिल्कुल साफ सुथरा और सैनिटरी कंडीशन में आपको क्या करना, रखना है। और एक हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग को दे दें, वैसे तो ग्रुप में मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे है आप लोग तो आप लोग को दे दे रहे हैं। कल का क्लास जो आप लोग का होगा वो सुबह के टाइम में लिया जाएगा, और कल से यानी कि 7 मार्च से 12 मार्च, 7 मार्च से 12 मार्च आप लोग का क्लास ऑफ रहेगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, आप लोग का क्लास ऑफ रहेगा ये 6 दिन। इसमें तो एक दिन संडे होगा, यानी 5 दिन आप लोग का क्लास जो है, नहीं कल तो ऑफ नहीं रहेगा, कल मैं क्लास लेके निकलूंगा, आउट ऑफ स्टेशन मुझे निकलना है कहीं। ठीक है, तो आप लोग का 4 दिन क्लास ऑफ रहने वाला है। ठीक है, और कल का टाइम जो होगा, कल का जो टाइम होगा वो आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वो सुबह के टाइम में होगा, सुबह या आफ्टरनून। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इट शैल बी मेंटेन्ड इन क्लीन एंड सैनिटरी कंडीशन। उसके बाद लास्टली आज हम लोग और एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, बाकी जो प्रोविजन ऑफ लेट्रिन है यानी रूल नंबर 5 है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। देखिए, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन कंपिटेंट अथॉरिटी में परमिट वेरिएशन इन द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड इन क्लास 3 एंड 4। यार ये कंपिटेंट अथॉरिटी नाक में दम कर दिया, एकदम फॉर्म में आके सब चीज पढ़ा दे रहे हैं। फिर लास्ट में एक आ जा रहा है सब रूल कि प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट, क्या प्रोवाइडेड दैट, तो कंपिटेंट अथॉरिटी जो है वो क्या कर सकता है, सब क्लास 3 और 4 में आपको किसी तरह का छूट दे सकता है। मान के चलिए आपको, आप अगर बनाए एक रूम बनाए और यहाँ पे क्या है कि 4 मीटर से कम नहीं रहना चाहिए फ्लोर और रूफ का डिस्टेंस, आपको 3 ही मीटर रखना है, आपको यहाँ से यहाँ तक 3 ही मीटर रखना है, तो आप कंपिटेंट अथॉरिटी का परमिशन लेके ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर उसको ब्रिक से नहीं बनाना है तो भी कंपिटेंट अथॉरिटी का परमिशन ले रहे हैं। 3 एंड 4 से रिलेटेड जो भी आपका प्रोविजन है। चौथा में हम लोग पढ़े कि हर एक 3 साल में आपको वुड स्ट्रक्चर जो है वो पेंट करना है। आप 3 साल से 3 साल में नहीं कर पाए, चौथा साल किए, तो इससे रिलेटेड परमिशन भी आप कंपिटेंट अथॉरिटी से ले सकते हैं। रूल नंबर 4 में किसी को कोई दिक्कत है? रूल नंबर 4 में एनीबडी हैज एनी डाउट? रूल नंबर 5 हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, रूल 5 हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। उत्तम, क्यों सर? हैदराबाद निकल रहे हैं उत्तरम, उत्तम आई एम गोइंग टू हैदराबाद। कोई हैदराबाद से है यहाँ पे? कोई हैदराबाद से है तो आप लेने आ जाइएगा सिकंदराबाद स्टेशन में। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होगा? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम सोच रहे थे कि जो बच्चे नए आए हैं वो पूछ क्यों नहीं रहे हैं कि कंपिटेंट अथॉरिटी। कल के क्लास में हम डिस्कस किए थे शिवेंद्र कि कंपिटेंट अथॉरिटी होगा कौन, एक बार आप भी देख लीजिए। डेफिनेशन जब आप देखिएगा ना इसका बाबू शिवेंद्र, जब भी आप डेफिनेशन देखिएगा तो सबसे पहला डेफिनेशन इसमें कंपिटेंट अथॉरिटी का ही मिलेगा, क्योंकि इस पूरे रूल में कंपिटेंट अथॉरिटी कहीं भी आपको CIM RIM नहीं दिखेगा, कंपिटेंट अथॉरिटी दिखेगा। तो कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होता है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ कोल माइंस, कोल माइन वेलफेयर कमिश्नर, कोल माइन वेलफेयर कमिश्नर, या फिर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, या फिर ऐसा कोई सा भी पर्सन जो वेलफेयर कमिश्नर द्वारा ऑथोराइज्ड है, ऐसा कोई सा भी पर्सन जो वेलफेयर कमिश्नर द्वारा ऑथोराइज्ड है, चीफ इंस्पेक्टर या फिर माइंस वेलफेयर कमिश्नर ऑफिसर, ये 3 आदमी होते हैं कंपिटेंट अथॉरिटी एज पर माइंस क्रिच रूल 1966। जो क्या करते हैं, हर एक फंक्शन एक कंपिटेंट अथॉरिटी का जो भी इस रूल में दिया हुआ है ये फुलफिल करते हैं। शिवेंद्र देव पांडे, समझ में आया बाबू या कोई दिक्कत है कंपिटेंट अथॉरिटी में?
बस इतना दिमाग में रखिए, चीफ इंस्पेक्टर, वेलफेयर कमिश्नर के द्वारा अपॉइंटेड कोई ऑफिसर, या फिर कोल माइन वेलफेयर कमिश्नर, ये तीनों होते हैं आपके कंपिटेंट अथॉरिटी। शिवेंद्र देव पांडे, क्लियर है? अब जल्दी बतावा हो, इतना टाइम लगता है आपको यस और नो टाइप करने में? जी सर, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, कल हम लोग अपना रूल 5 स्टार्ट करेंगे। टाइम आपको ग्रुप में पता चल जाएगा सुबह का क्या टाइम रहेगा, और कल से फिर 4 दिन आप लोग ऐश कीजिए। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्लास अब खत्म करते हैं। मैसेज थोड़ा स्लो जाता है, अब वो टेक्निकल थोड़ा सा एरर होगा उत्तम, हो सके आपके तरफ से हो या फिर टेक्निकल जो है साइट का एरर हो, है ना? कोई बात नहीं, पहुंच तो जा रहा है ना एटलीस्ट। चलिए, आज की क्लास में किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। किसी को नहीं है? क्या बात है, बहुत खुश है उत्तम। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम आप सभी को, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।